सर क्लास करवा दीजिए, इसी तौर पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं करवा क्या रहा हूँ, ये चीज में वो कमेंट करती रहती वो मैं बहुत क्लास ही करवा रहा हूँ। क्लास मतलब पहले समझ लिया करो फिर उसके बाद कमेंट करा करो ना। मैं देख लेता हूँ तो फिर मुझे वो लगता है कि मैं क्या करवा रहा हूँ अभी। ठीक है ना। ठीक है, तो उसके पहलुओं को समझो कि भाई इसमें क्या क्या नैतिक पहलू है, नैतिक तरीके से तौर तरीके वहां पे रहेंगे। उन चीजों को अपन रोज समझना होगा कि नैतिकता के कौन कौन से एस्पेक्ट इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ उसमें अगर हमको लगे तो हम बिजनेस के कोई एस्पेक्ट या उद्यमिता के कोई एस्पेक्ट उसमें आ सकते हैं, मैनेजमेंट के कोई एस्पेक्ट आ सकते हैं क्या जो हमने पढ़े। उन सब नजरियों से उस टॉपिक को तोड़ने का प्रयास करो, उन सब नजरियों से उस टॉपिक को तोड़ने का प्रयास करो। इसके बाद आपको 1000 शब्दों में लिखने के लिए इनफ कंटेंट रहेगा, है ना। इसके बाद आपको 1000 शब्दों में लिखने के लिए इनफ कंटेंट मिलेगा। अब जो भी कंटेंट आपने लिखा है ये सब कहां पे लिखना है, इनको लिखना नहीं है, ये तो पीछे के पेज पे अपन ने कर लिया, ये सब तो अपन ने पीछे के पेज पे किया ना। अब पीछे के पेज पे करने के बाद आप उसकी सीक्वेंसिंग करो, उसकी सीक्वेंसिंग करो कि क्या पहले आना चाहिए, क्या दूसरा आना चाहिए, क्या तीसरा आना चाहिए। पेपर के हिसाब से सीक्वेंसिंग नहीं, उस विषय के हिसाब से हम उसकी क्या करें, सीक्वेंसिंग करें। हम उसका सीक्वेंस बनाए कि भाई इसमें से पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये आएगा, इसको हमको करना चाहिए। तो हमें उसकी क्या करना चाहिए, उसकी सीक्वेंसिंग करना चाहिए उस सब्जेक्ट की। तो ये सारा काम जो है, ये सारा काम कब का है, जो 15 मिनट का समय मैंने बताया था ना कि भाई 75 मिनट में से 15 मिनट में आप ये करो, 75 मिनट में से 15 मिनट आपने ये कर लिया तो आपका निबंध बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि कई बार आपको जाते हुए ये समझ आएगा, है ना, कई बार आपको ये समझ आएगा कि कोई इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे, कोई इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट थे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप पहले सोच लोगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होंगे वो एक सीक्वेंस में आपके साथ चलते रहेंगे। तो इन चीजों को निबंध लिखने के पहले ध्यान रखना है ना। निबंध लिखने के पहले ध्यान रखना, तो आपको उससे संबंधित और चीजें, ये तो मैंने कुछ बेसिक बताई, उस थॉट से संबंधित, उस विचार से संबंधित, उस विषय से संबंधित कोई कथन आपको याद आ गया, कोई कोट किसी विचारक का, तो आप उसको लिख सकते हो। कोई कहानी आपको वहां पे याद आ गई, आप उसको लिख सकते हो, छोटी सी कहानी। कोई केस स्टडी, कोई एग्जाम्पल आपको ध्यान आ गया, आपने बताया कि भाई विकसित भारत में इस गांव में ये बहुत सारा चेंज हुआ, तो आप वहां पे कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो। आपको कोई डाटा याद आ गया, कोई फैक्ट याद आ गया, उसको भी वहां पे याद, मतलब पीछे की तरफ इनको लिख लो। ये सब चीजें क्या होंगी, आपकी गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। तो हमें क्या करना है कि उससे संबंधित 15 मिनट की थॉट प्रोसेस को बहुत करो, है ना। ये कुछ वैसा ही है जैसे खासकर पीएससी की तैयारी करने में कई सारा जुनून होता है बहुत सारे व्यक्तियों को। तो मैं बहुत सिंपल बात बोलता हूँ कि एक बहुत सिंपल फंडा है, एक कि आप तैयारी करने से पहले सबसे अच्छा सिनेरियो और सबसे बेस्ट सिनेरियो सोच लो, उसके बाद तैयारी में उतरो। तैयारी में जब उतरोगे तो फिर मेहनत करना पड़ेगा। होता गया कि केवल अपन ने देख लिया अच्छा है और कूद गए, तो बाद में कुछ दिनों के बाद हमारी तैयारी खराब हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास भी ढेर सारे लोगों को। हमें उसका सबसे अच्छा सिनारियो और सबसे बेस्ट सिनारियो पहले ही कर लेना, पहले उसके बारे में जितना प्लानिंग कर लेंगे उतना काम आगे हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर हमें पता होगा, हमारा माइंड क्लियर होगा कि 2 साल 2.5 साल 3 साल के समय लगेगा, हमें इसके लिए ये करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा। आपने बगैर सोचे उतर गए और 2 किताब पढ़ के बोल रहे हो कि पीएससी की तैयारी हो गई, तो 10 वर्ष तक आपकी चलती रहेगी, पंचवर्षीय दोहरी पंचवर्षीय योजना बन जाएगी उसमें। तो ये काम अपन को पहले करना है जब अपन को लिखने उतारना। अब जब लिखने उतारना है तो आप अब आपका क्या है ना, लिखते समय हमें, अच्छा एक पॉइंट और है कि विषय को सही से समझें। अब लिखते समय की बात यहाँ पे आ गई, ये बात बहुत ज्यादा लोगों के साथ गड़बड़ होती है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ। मैं आपकी कॉपी को अगर अभी पढ़ूंगा तो उसमें से 10 व्यक्तियों के साथ ये समस्या आ जाएगी। विषय को सही से समझें। कल के 2 निबंध क्या थे, कल के 2 टॉपिक क्या थे, एक तो था विकसित भारत 2047, एक और क्या था, सांस्कृतिक विरासत, नहीं पूरा क्या था वो, हाँ। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन भारत के सांस्कृतिक विरासत एंड सांस्कृतिक विरासत। अब आपने पूरा निबंध लिख लिया सांस्कृतिक विरासत पे, मेन शब्द क्या था, भारत की सांस्कृतिक विरासत। अंतर है या नहीं है, सांस्कृतिक विरासत में पूरी संस्कृति आएगी, लेकिन हमको भारत के परिप्रेक्ष्य में उसको बताना है। कई सारे लोगों के साथ यह समस्या आती है कि वो सांस्कृतिक विरासत तो उन्होंने पूरा बता दिया, लेकिन उसमें भारतीयता का तत्व ही नहीं है। उसमें गांव की बात की नहीं गई है, शहरों की बात नहीं की गई, उसमें नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं की गई, साउथ की बात नहीं की गई, भारत के कल्चर की बात नहीं की गई।
तो बात वो है कि हमें उसके विषय को समझना, क्योंकि कई बार निबंध के अंदर ये छोटे से एस्पेक्ट होते हैं, छोटे से पहलू होते हैं, और जिसमें जैसे सांस्कृतिक विरासत पे निबंध अलग हो जाएगा, भारत की सांस्कृतिक विरासत का निबंध अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि उसमें भारतीय का तत्व आना चाहिए, भारतीयता उसके अंदर दिखनी चाहिए कि हमने भारतीयता की बात की। तो अगली बात भारत की सांस्कृतिक विरासत, जैसे एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल यहाँ पे बोल दिया कि भारतीय सभ्यता संस्कृति और विरासत, ये शब्द अच्छा ये भी यहीं पे लिखा हुआ है, भारतीय सभ्यता संस्कृति और विरासत। ज्यादातर अभ्यर्थी भारत की संस्कृति पे 90% लिख दिया, विरासत पे मात्र 10% लिखा। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मतलब आपको जो शब्द दिया है उसको उस अनुपात में वहां पे लिखना है। यहाँ पे लिखा है भारत की, है ना, भारतीय सभ्यता में संस्कृति भी बताना, विरासत भी बताना। तो संस्कृति पे आता है, संस्कृति के साथ विरासत को और दोनों के अंतर संबंध के रूप में आपको चलना होगा। भारतीय संस्कृति विविधता में एकता, तो भारतीय संस्कृति की विविधता तो बहुत सारी बताई, है ना, विविधता ज्यादातर लोगों के साथ होता, विविधता तो उन्होंने बता दी, लेकिन उस विविधता में एकता का तत्व क्या है वो मात्र 10% या एक पेज में लिखा, है ना। जब आप निबंध लिखते हो तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि आप निबंध को सही तरीके से समझ नहीं पाते हो। जैसे यहाँ पे लिखा भारतीय संस्कृति, आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि भारतीय संस्कृति अच्छे से पढ़ा है, सब लिख देंगे, तो आपने कम से कम 5 पेज तो भारतीय संस्कृति पे लिखे, उसके बाद आपने 4 पेज जो लिखे वो विविधता पे लिखा, और 1 पेज आपने जो लिखा वो एकता पे लिखा। तो आपके निबंध में नंबर मुश्किल से 50 में से 10 मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि निबंध की मूल मांग तो समझा नहीं, ये निबंध की थीम है विविधता में एकता। तो हमारा विविधता और एकता को संतुलित तरीके से बैलेंस होना ये एक मुख्य विषय होता है, जहां पे ज्यादातर अभ्यर्थी गड़बड़ करते हैं। तो प्रश्न की मांग क्या है? जैसे भारतीय सभ्यता संस्कृति, इसका वर्तमान स्वरूप और इसका महत्व, तो हमने क्या कर दिया, वर्तमान स्वरूप को बहुत सारा बता दिया, महत्व को नहीं बताया, या भारतीय संस्कृति के महत्व को बता दिया, वर्तमान स्वरूप को तो दर्शाया ही नहीं। तो ये आपको जब निबंध है तो निबंध के जो हेडिंग में दिए हैं एक एक शब्द को पढ़ना है, समझना है, और ये पूछना अपने आप से कि ये क्यों दिया, और मैं जब इसको लिख रहा हूं तो इसको क्यों लिख रहा हूं, ये एक बड़ी बात होती है। इस पे आप जरूर ध्यान देंगे। तो अगली बात क्या हुआ, विषय को सही से समझना, विषय को सही से समझना। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हमें देखने को मिलती है। एक बात, दूसरी बात क्या है कि फॉर्मेट। अब आते हैं फॉर्मेट की बात, कि भाई हमें लिखना क्या क्या है। तो टोटल 10 पेज वाले निबंध के हिसाब से बता रहा, 5 पेज वाले निबंध में इसका आधा हो जाएगा। तो 10 पेज वाले निबंध आपको जो लिखना है, तो मैंने उसको बोला कि भाई आपको इंट्रोडक्शन लगभग आधे से 1 पेज में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मतलब शुरुआत का 1 पेज आपका इंट्रोडक्शन में जाए, शुरुआत का 1 पेज, आधा पेज भी हो सकता है, पौने पेज भी हो सकता है, 1 पेज के आसपास आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो पहला होता है कि जब भी हम लिखे तो हम वहां पे लगभग 1 पेज में इंट्रोडक्शन लिखे। इंट्रोडक्शन में क्या हो सकता है उसके बारे में मैं आगे आ रहा हूं, कि लगभग 1 पेज में इंट्रोडक्शन लिखे। 1 पेज में जैसे इंट्रोडक्शन खत्म हो उसके बाद उसका 1 पेज में उस विषय को बहुत अच्छे तरीके से समझाएं। जो भी विषय, मुख्य विषय है, जैसे विकसित भारत 2047, तो विकसित भारत है क्या, अवधारणा क्या है, क्यों आई है, और उसके बेसिक थीम को अपन अगले पार्ट में खत्म करें। तो सबसे पहली बात क्या हुई, कि एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे जो लगभग आधे पेज के आसपास, पौने पेज के आसपास होगा। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो उसके बाद का जो वो है वो हमारा क्या होगा, बेस होगा, जिसमें 10 से 15, है ना, मतलब अगला 1 पेज हमने उसके विषय को बहुत स्पष्टीकरण के साथ लिखा हो। तो पहला इंट्रोडक्शन हो 1 पेज, उसके बाद हमारा बेस हो अगला 1 पेज, उसके बाद से हमारा मुख्य विषय, मेन चिंतन, जैसे भारत की सांस्कृतिक विरासत, विविधता, एकता, जो भी है उसके बारे में हम अगले 2 पेज की बात शुरू करें। अगर 10 पेज है तो, है ना, 10 पेज है तो हम तीसरे पेज से मुख्य विषय को चालू करें। अगर हमारा केवल 5 पेज है, तो 1 पेज में हमारा विषय भी आ जाए, इंट्रोडक्शन भी आ जाए, बेस भी आ जाए, उसके बाद अगले दूसरे नंबर के पेज से हमारा मुख्य विषय चालू होना चाहिए। और उसके बाद सबसे आखिरी में लगभग 1 पेज के आसपास या पौने पेज या आधे पेज के आसपास हमारा कंक्लूजन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन क्यों जरूरी?
क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि भैया आपका जितने मार्क्स होंगे 50 मार्क्स में से 10 मार्क्स आपके इंट्रोडक्शन पे, 10 मार्क्स कंक्लूजन पे। तो आपका जो सबसे ज्यादा मार्किंग की संभावना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, एक्चुअल में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ के ही समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति ने कितने बेहतर तरीके से यहाँ पे लिखा है, कितने बेहतर तरीके से इसने लिखा है या कितनी बेहतर तरीके से इसने रायता फैलाया, वो सब समझ आ जाता। वो सब इंट्रोडक्शन में समझ आ जाता कि भाई इसकी कितनी क्षमता है। इंट्रोडक्शन जितना बेहतर लिखा जाएगा उतना बेहतर तरीके से आपको वहां पे होगा। तो एक बात तो यहाँ पे अपन ने देखा कि ये पैटर्न हो। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखना, कंक्लूजन में मैं आ रहा हूँ नीचे की तरफ, उस पर बात करूंगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना, कंक्लूजन में क्या लिखना, उस पर बात अभी करेंगे। दूसरा बात भाषा शैली कि भाई निबंध लेखन में भाषा शैली का अत्यधिक महत्व है। निबंध लेखन जो होता है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपकी भाषा शैली कितनी प्रभावशाली है, आप कितने सही शब्दों में, कितने सटीक शब्दों में, कितने सामान्य शब्दों में अपनी बातों को रख दे रहे हो। तो भाषा शैली में 2-3 चीजें हैं कि यहाँ पे आपको हमेशा जो लिखना है, आधे लोगों का मैंने बोल दिया था पैसे ही देखते थे कि आपका निबंध नहीं है, अभी बोला था। तो पहली बात कि यहाँ पे आपको जो लिखना है वो पूरा पूरा पैराग्राफ में लिखना है। जो लोगों ने पॉइंट बनाए हैं वो पॉइंट नहीं बनाना है। पहली बात आधे लोगों का, तो इसलिए मैंने बोल दिया पॉइंट नहीं बनाना है। यहाँ पे हमको हेडिंग नहीं बनाना है, यहाँ पे हमको सब हेडिंग नहीं बनाना है। तो इन सब चीजों से बचें, है ना। मतलब यहाँ पे हमको पैराग्राफ राइटिंग करना है, हमको हेडिंग सब हेडिंग बिल्कुल नहीं बनाना है। आप में से लगभग आधे लोगों ने जो निबंध लिखा है उसका पॉइंट बना के पहला दूसरा 10वें पॉइंट तक लिख दिया, वैसा बिल्कुल नहीं करे। चाहे वो कंटेंट सामान्य लिख दे, वही कंटेंट लिख दे, लेकिन उसमें पॉइंट बनाने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करे। तो पहला पॉइंट हमको नहीं बनाना। दूसरा, भाषा शैली में जैसे हम खुद बढ़ावा देते हैं जब जीएस के उत्तर लिखते हैं, तो जीएस के उत्तर में हम वो बोलते हैं कि की पॉइंट लिखे होना चाहिए, पूरी भाषा शैली की कोई महत्व नहीं। लेकिन यहाँ पे आपका वाक्य विन्यास जो होना चाहिए, मतलब आपके जो सेंटेंस फ्रेमिंग है, वाक्य विन्यास हो, पहला तो वाक्य पूरा होना चाहिए, पहला तो वाक्य पूरा होना चाहिए। एक मतलब अगर हम कोई बात लिख रहे हैं तो उसमें जो पीछे के पूरा शब्द होते हैं वो सारे शब्दों का यूज हो, तो वाक्य विन्यास पूर्ण होना चाहिए। दूसरा, साथ ही साथ इसके अंदर अगर हम कहें वाक्य विन्यास पूरा होने के साथ वाक्य अगर प्रभावशाली छोटे होंगे, अब ये प्रभावशाली छोटे वाक्य से नहीं आएंगे, ये कहां से आएंगे, जब आप अच्छे निबंध पढ़ोगे। जब आप अच्छे निबंध पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। निबंध नहीं भी पढ़ोगे तो संपादकीय को ये मान लो, जो भी संपादकीय आया वो संपादकीय को मान लो कि ये निबंध का हमारा विषय है, तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा कि वहां पे जो वाक्य होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो दूसरा, वाक्य के अंदर वो हो। और तीसरा कि वाक्य जो हो वो प्रभावशाली होना चाहिए, मतलब उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, तो प्रभावशाली होना चाहिए, है ना। वाक्य प्रभावशाली होना चाहिए। साथ ही साथ जरूरी ये है कि हर पैराग्राफ, जो ऊपर वाला पैराग्राफ है और उसके जो नीचे वाला पैराग्राफ है, उनके बीच में आपको क्या हो, फ्लो मेंटेन हो, है ना। उनके बीच में क्या हो, फ्लो मेंटेन होना चाहिए कि आपका जो ऊपर वाला पैराग्राफ जहां से समाप्त हो रहा है वहीं से अगला वाला पैराग्राफ चालू हो रहा है, वहीं से अगला वाला पैराग्राफ चालू हो रहा है, वहीं से अगला वाला पैराग्राफ चालू हो रहा है। कई लोगों के साथ ये चीजें देखने में मिसिंग आती है। जब निबंध पढ़ने बैठते हैं तो वो फ्लो नहीं रहता है, जब वो फ्लो नहीं रहता है तो उससे आपकी क्वालिटी नहीं बन पाती है। तो आपको फ्लो मेंटेन होना चाहिए, अगली बात यहाँ पे बोली। और फ्लो मेंटेन में 2 चीजें हमेशा प्रश्न में अपने आप से पूछना है। फ्लो मेंटेन करने का बहुत सिंपल फंडा है। फ्लो मेंटेन करने का सिंपल फंडा है कि हम जो लिख रहे हैं, आपको अपने आप से पूछना, हम जो लिख रहे हैं ये मेन विषय से कैसे संबंधित है। पहली बात अपने आप से पूछ लिया कि भाई जो लिख रहे हैं उससे भटक तो नहीं है। हमसे कोई पूछा विकसित भारत और हम जहां वहां पे जाके बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये समस्याएं चल रही है हमारे, वो नहीं। विकसित भारत से हम कैसे संबंधित है, विषय से निकटता। साथ ही साथ आपको जैसे एक तो ये होगा टॉपिक और ये आपके अलग अलग पैराग्राफ, तो आपको हमेशा यह देखना कि यह पैराग्राफ इस टॉपिक से कैसे रिलेट करता है। दूसरा, यह पैराग्राफ इस पैराग्राफ से कैसे रिलेट करता है, इस पैराग्राफ का और इस पैराग्राफ का बीच में क्या संबंध है, क्या ऊपर वाले पैराग्राफ को नीचे वाला पैराग्राफ सपोर्ट कर रहा है, उसके आगे कंटिन्यूएशन में बना हुआ है। तो ये बात हमें देखना। तो इसको क्या बोलते हैं कि आपको हमेशा विषय से निकटता बनाए रखना। जैसे जैसे आप लिखते जाएं
तो आप ये सोचते चले कि भाई कहीं अपन भटक तो नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर उसमें भटकाव आता है, तो हम उसमें एक सीक्वेंस के साथ उसमें आगे बढ़ते रहे। तो ये हमारा क्या हुआ कि विषय के साथ हम उसमें निकटता बनाए रखें, है ना, विषय के साथ निकटता बनाए रखें। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे कुछ वहां पे अप्रोच थी कि भाई क्या क्या रखना। ये बेसिक आपको समझ आया कि निबंध लिखने में इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे।